लंदन में इंडियन हाई कमीशन से खालिस्तानी सपोर्टर्स ने इंडियन फ्लैग उतार दिया और उसकी जगह खालिस्तानी फ्लैग होस्ट करने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी सपोर्टर्स ने हिंदू टेंपल्स को वैंडलाइज किया और इसके विरोध में हिंदू जब एक पीसफुल मार्च निकाल रहे थे मेलबर्न में, तो खालिस्तानी सपोर्टर्स ने उन पर अटैक कर दिया। सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पर खालिस्तानियों का अटैक। रोम में इंडियन एम्बेसी पर खालिस्तानियों का अटैक। दिसंबर 2020 में यूएस में इंडियन एम्बेसी के बाहर महात्मा गांधी के स्टैचू को वैंडलाइज किया। और कनाडा में तो प्रो खालिस्तान स्लोगन्स लगते ही रहते हैं। इंडिया के बाहर खालिस्तानियों के ऐसे अटैक्स की लिस्ट लंबी है। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि क्यों सिख डायस्पोरा के इतने सारे लोग प्रो खालिस्तान हैं। तो इसकी रिसर्च में मुझे समय काफ़ी लग गया और सब्सक्राइबर्स कम है। बाकी आप लोग खुद समझ आ रहे हैं। तो खालिस्तान के इंटरनेशनलाइजेशन के लिए जो इंसान सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है जगजीत सिंह चौहान। जगजीत सिंह चौहान खालिस्तानी मूवमेंट का फाउंडर था। वो एक एमएलए था 1967 से 1969 तक और पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का डेप्यूटी स्पीकर और मिनिस्टर भी रह चुका था। 1969 में इलेक्शन हारने के बाद ये यूके शिफ्ट हो गया और इसने खालिस्तान क्रिएशन कैंपेन शुरू कर दिया। 1971 में पाकिस्तानी जनरल डिक्टेटर याह्या खान ने जगजीत सिंह चौहान को पाकिस्तान इनवाइट किया और सिख लीडर डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान ने कुछ सिख स्मृतियां जगजीत सिंह चौहान को सौंप दी, जिसे वो अपने साथ यूके ले गया। इससे उसकी सिख कम्युनिटी में पॉपुलैरिटी बढ़ गई। तो आईएसआई और खालिस्तान के रिश्तों की शुरुआत यहाँ से हुई। इसके बाद जगजीत सिंह चौहान कई बार पाकिस्तान गया। 13 अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की ऐड दी और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कलेक्ट किए सिख डायस्पोरा से। मई 1980 में लंदन में जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तान की फॉर्मेशन अनाउंस की और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया और साथ में खुद की कैबिनेट, सिंबॉलिक पासपोर्ट, स्टैम्प ड्यूटी और खालिस्तानी डॉलर भी इशू किया। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जगजीत सिंह चौहान ने कहा, "Within a few days you will have the news that Mrs. Gandhi and her family have been beheaded. That is what Sikhs will do." इस इंटरव्यू के बाद थैचर गवर्नमेंट ने इस इंसान की गतिविधियों पर रोक लगा दी। लेकिन तब तक चौहान ने यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी में सिख डायस्पोरा के बीच खालिस्तान के लिए अच्छा खासा सपोर्ट जुटा लिया था। 90s में पंजाब में मिलिटेंसी से सख्ती से निपटा गया और खालिस्तान मूवमेंट भी खत्म हो गया। फिर 2014 के जनरल इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी को एनडीए का प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया और एनडीए ने फुल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना दी। इंडिया में पहली बार फुल मेजॉरिटी वाली एक राइट विंग गवर्नमेंट बन चुकी थी। नरेंद्र मोदी की इमेज एक हार्ड लाइन हिंदू लीडर की थी और ये बात इंडिया और इंडिया के बाहर लेफ्ट लिबरल्स को बिल्कुल हजम नहीं हुई। उनकी सालों की मेहनत, जिसमें उन्होंने मोदी को एक विलन प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, वो मिट्टी में मिल गई थी। लिबरल्स मोदी के पीएम बनने से इतना बौखला गए थे कि किसी भी कीमत पर मोदी को हटाना चाहते थे, पर हुआ इसका उल्टा। धीरे धीरे मोदी की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में बढ़ने लगी और इंडिया में अपोजिशन स्टेट आफ्टर स्टेट खत्म होने लगी। 2019 में सीएए प्रोटेस्ट हुए और इन प्रोटेस्ट्स को एंटी इंडिया फोर्सेस, जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहती थी, उनका सपोर्ट था। इन फेमस बिलियनर जॉर्ज सोरोस ने तो $1 बिलियन का फंड एलोकेट किया है मोदी जैसे लीडर्स को पावर से हटाने के लिए। बहुत सारे एनजीओस पर क्रैकडाउन भी किया गया क्योंकि फॉरेन से फंडिंग हो रही थी इन प्रोटेस्ट को फ्यूल करने के लिए। जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स एलोकेटेड हो तो लोग ऐसी ही अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। बाकी चाय पानी का खर्चा तो आईएसआई भी अफोर्ड कर ही रही थी। अपोजिशन पार्टीज तो पहले ही एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही थी, तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की। एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि बीजेपी एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है जिसमें बाकी रिलीजन्स के लिए कोई जगह नहीं होगी। इससे नॉन हिंदू यूथ को इंडोक्ट्रिनेट करना बहुत आसान हो गया। सितंबर 2020 में गवर्नमेंट ने फार्म बिल पास किया। किसान यूनियंस और आड़तियों ने पंजाब में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिए क्योंकि ये लॉज यूनियंस और आड़तियों को कमज़ोर बना रहे थे और फार्मर्स को एम्पावर कर रहे थे। धीरे धीरे प्रोटेस्ट पंजाब और हरियाणा में बढ़ने लगे और दोनों स्टेट से लोग दिल्ली पहुंच गए। क्योंकि फार्मर्स बहुत भोले भाले होते हैं तो वो भरोसा करते हैं अपने लोकल आड़ती और किसान यूनियंस पर। और यहाँ पर फार्म लॉस से अगर किसी का कंट्रोल और पावर खत्म हो रही थी तो वो थे आड़ती और किसान यूनियंस। उन्होंने किसानों को ये बोलकर गुमराह कर दिया कि ये लॉज एंटी फार्मर्स है, तो किसानों ने सरकार के बजाय इन लोगों पर भरोसा किया। ऑपोजिशन पार्टीज तो हर छोटी बड़ी चीज में पार्टिसिपेट कर रही थी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रही थी और इस माहौल का सबसे ज्यादा फायदा उठाया
खालिस्तानियों ने। धीरे धीरे खालिस्तानियों ने इन प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया। बहुत सारे लोग इस बात से डिनायल में थे, लेकिन जब 26 जनवरी 2021 को रेड फोर्ट से ये नज़ारे सामने आए, तब जाकर लोगों को इन प्रोटेस्ट्स की रियलिटी समझ में आई। इन प्रोटेस्ट को एंटी इंडिया फोर्सेस ने दुनिया भर में ऐसे प्रोजेक्ट किया कि जैसे सच में इंडियन स्टेट एंटी फार्मर है। इससे पंजाब का यूथ, जो फार्मिंग को अपनी पहचान मानता है, बहुत गुस्से में था, चाहे वो इंडिया में था या फिर इंडिया के बाहर। उनको यकीन दिलाया गया कि तुम्हारी ज़मीनें छीन ली जाएगी। ऐसे नाराज़ यूथ को रेडिकलाइज करना बहुत आसान था इन खालिस्तानियों के लिए। बाद में इन फार्म लॉज को वापस ले लिया गया। इन फार्म लॉज का विड्रॉल खालिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वो इंडियन स्टेट को झुका सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर था। तो कनाडा, यूएस और यूके में सिखों का एक सिग्निफिकेंट नंबर सेकंड, थर्ड और इवन फोर्थ जनरेशन है, जो अपने आप को इंडिया के साथ आइडेंटिफाई नहीं करता है। वो खुद को सिर्फ पंजाबी सिख मानते हैं और सिर्फ अपनी सिख रूट्स से रिलेट करते हैं। पंजाब को छोड़कर बाकी के इंडिया से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनके लिए खालिस्तान की क्रिएशन में कोई मॉरल डायलेमा नहीं है। तो अब बात करते हैं पंजाब से स्टूडेंट वीज़ा पर ओवरसीज जाने वालों की। पंजाब बेसिकली एक एग्रेरियन स्टेट है, क्योंकि यहाँ बाकी स्टेट्स की तरह इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाए, तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है लोगों के लिए। एक मेनेस जिसने पंजाब के यूथ को बर्बाद करके रख दिया है, वो है ड्रग्स। तो लोग अपने बच्चों को एक बेहतर लाइफ के लिए इंडिया से बाहर भेजना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पंजाब के गांव से आते हैं, जिनका बाकी के इंडिया का एक्सपोजर पहले ही बहुत कम होता है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का पंजाब के बाहर पहला एक्सपोजर चंडीगढ़ होता है, जहां वो IELTS, जो एक इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्ट होता है किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, उसकी प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। और ये कोई मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग डिग्रीज के लिए नहीं जा रहे होते, बल्कि बेसिक कोर्सेज जो बहुत ज़्यादा एफर्ट डिमांड नहीं करते, उनमें एडमिशन लेते हैं, जो बाद में इन्हें उस कंट्री की रेजिडेंसी इंश्योर कर सके। तो पंजाब का ये यूथ, जिसका रेस्ट ऑफ इंडिया का कनेक्शन थोड़ा वीक रहता है, जब बाहर जाता है तो बाहर बैठे खालिस्तानियों को इन्हें रिलीजन के बेस पर इंडोक्ट्रिनेट करना बहुत आसान हो जाता है। और मैं यहाँ सिर्फ पंजाब के कुछ सिख स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये इंडिया के बाकी स्टेट्स के सिख स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। एक और मेजर रीज़न सिख डायस्पोरा के प्रो खालिस्तान होने का ये है कि 1984 के एंटी सिख राइट्स के बाद जो लोग बाहर चले गए थे, उनके दिल और दिमाग में वो इंडिया की आखिरी मेमोरीज थी। उस ट्रॉमा को इरेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जो सिख यहाँ इंडिया में ही है, वो वक्त के साथ मूव ऑन कर गए, लेकिन जो लोग इंडिया के बाहर चले गए, उनके दिल में एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट रह गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी भी इस वायलेंस के लिए ना माफ़ी मांगी और ना ही जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे इन क्राइम्स के लिए, उन सबको सज़ा मिली। तो सिखों को लगता है कि स्टेट ने उनके साथ जस्टिस नहीं किया है। हालांकि ये बात काफ़ी हद तक जायज़ है, लेकिन उसके लिए देश का विभाजन करना नाजायज़ है और ना ही संभव है देश के बाहर बैठे हुए इन खालिस्तानी सपोर्टर्स के लिए। पुलिस आ गई मेरे मगर उधर खेतरां च